वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। सबसे पहली बात, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। दूसरी बात कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इस बात की बात करी गई है कि मतलब इसके पद की व्यवस्था करी गई और बोला गया है कि यह स्वतंत्र पद है। सो वो है आपका आर्टिकल 148। इसके थ्रू जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, इसको संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी कहा गया है और ये जो है भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है या फिर प्रमुख होता है। कर्तव्य की बात करें सो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना, ये जो है इसका क्या है, दायित्व है। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। वह भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है। अन्य सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग हैं। मतलब ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है, CAG या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148(1) इसमें क्या बात कही गई है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और वह अपने पद में केवल उसी रीति एवं आधार से हटाया जाएगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको हटाया जाता है। आगे बात करें सो आर्टिकल 148(4) इसके अंदर क्या बोला गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहे जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। यानी कि ये जो है ना तो भारत सरकार या फिर ना ही किसी राज्य के हैं। आप RO की तैयारी करना चाहते हैं या BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सरकार के अधीन किसी पद पर कार्यरत रह सकते हैं। जब एक बार जो है CAG अपने मतलब पद से रिटायर हो जाते हैं उसके बाद कोई फिर दोबारा इनको जॉब करने की अथॉरिटी नहीं है, ना ही मतलब भारत की जो सरकार है फिर केंद्र सरकार के अधीन किसी जॉब को नहीं कर सकते, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। और वह अपनी नियुक्ति से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक पद धारण करेगा। तो 6 ईयर्स का इसका टेन्योर होता है, फिर मैक्सिमम 65 साल तक की आयु तक ये जॉब पर रह सकते हैं, पोस्ट पर रह सकते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उनके दुर्व्यवहार या फिर अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे जो है पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है कि अगर ये जो है अयोग्य घोषित हो जाएं या फिर ऐसा हो कि ये जो है दुर्व्यवहार के आरोप इन पर सिद्ध हो जाएं तब। और इसको जो है लोक लेखा समिति की आंख और कान कहा गया है। आर्टिकल 151(1) की बात करें सो इसके अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखों संबंधी प्रतिवेदनों यानी कि रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना जो है और उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना, ये सारे दायित्व किसके हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें आर्टिकल 151(2) की बात करते हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखों संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य की जो विधानमंडल है उसके समक्ष रखा जाएगा, ये रखवाएगा मतलब, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने कहा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय
परीक्षक या फिर कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है और इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग कर संशोधित किया गया है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसमें विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट है, इसके अलावा वित्त लेखों पर परीक्षा रिपोर्ट है और सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट है। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। इसके उपरांत लोक सेवा समिति इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। सो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 148(3) है उसमें बात करी गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG इसके वेतन, इसकी सेवा शर्तें, इसका निर्धारण का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। मतलब इसका जो वेतन है और जो सेवा शर्तें हैं वो संसद तय करेगी। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और वह अधिकतम 65 साल तक की आयु तक अपने पद पर जो है वो बना रह सकता है। आगे देखें इसमें। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इनकी जो है लेखा परीक्षा करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके कर्तव्य क्या क्या हैं, वह केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर और बाहर किए गए व्ययों, मतलब जो भी खर्चे हुए हैं, जो भी लेन देन हुई है, उसकी लेखा परीक्षा करता है, यानी कि ऑडिट का काम करता है। वह व्यापारिक, निर्माण संबंधी, लाभ हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है, उसका ऑडिट करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। इसके अलावा वह सरकारी कंपनियों, निगमों की लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखें। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुसार या फिर अनुरूप जो है भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य ना करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है। मतलब कंट्रोलिंग का काम नहीं है, सिर्फ ऑडिटिंग का काम है। जबकि ब्रिटेन का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोनों ही प्रकार के अधिकार रखता है, यानी कि वो कंट्रोल का अधिकार भी रखता है और इसके अलावा वो जो है उसमें उसका ऑडिटिंग का भी काम है। भारत में अगर हम बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है और संविधान के आर्टिकल 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को बताया गया है, उनको वर्णित किया गया है। ये दोस्तों सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो कि आपका CAG के संबंध में थी। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कम से कम एक जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जामिनेशन में 100% सही हो। इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रीवियस वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।